हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ए ऑप्शन है लड़के ने, बी ऑप्शन है लड़की ने, सी ऑप्शन है पत्नी ने, डी ऑप्शन है नौकर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लड़की ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल का किस लिपि से संबंध है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि से, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि से, सी ऑप्शन है गुजराती से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल का किस लिपि से संबंध है। तो ब्राह्मी लिपि से संबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। ए ऑप्शन है कहानीकारक की नौकर, बी ऑप्शन है कहानीकारक की बहन, सी ऑप्शन है कहानीकारक की पत्नी, डी ऑप्शन है कहानीकारक की मौसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी। तो जो निर्मला थी ये कहानीकारक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। ए ऑप्शन है 6 वर्षों से, बी ऑप्शन है जन्मजात, सी ऑप्शन है 10 वर्षों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो जन्मजात था, इसे आपको याद रखना है, यानी जन्म से ही था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि रेनर के माता जी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मरियम, बी ऑप्शन है मैरी, सी ऑप्शन है सोफिया, डी ऑप्शन है मारिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर के माताजी का नाम क्या था। तो सोफिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। ए ऑप्शन है बंगला, बी ऑप्शन है उड़िया, सी ऑप्शन है गुजराती, डी ऑप्शन है राजस्थानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। तो गुजराती भाषा में रचित कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बहू की दशा है। ए ऑप्शन है मगरमच्छ, सी, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है सम्मान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहू की दशा है। तो बहू की दशा मगरमच्छ सी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है उड़िया, सी ऑप्शन है बंगला, डी ऑप्शन है मराठी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो ये बंगला भाषा के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। ए ऑप्शन है 20 के दांत, बी ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी के पात्र है। तो ये 20 के दांत कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? ए ऑप्शन है गरीब बस्तियों का, बी ऑप्शन है शहर में चैन से सोने वालों का, सी ऑप्शन है गरीब किसानों का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, तो गरीब बस्तियों का उल्लेख किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? ए ऑप्शन है संतू ने, बी ऑप्शन है दीदी ने, सी ऑप्शन है पापा ने, डी ऑप्शन है दुकानदार ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसे किसने पूछा, तो संतू ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि जंगली हो जाने से किसे बचाना है? ए ऑप्शन है शहर को, बी ऑप्शन है गांव को, सी ऑप्शन है घर के परिसर को, डी ऑप्शन है मनुष्य को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंगली हो जाने से किसे बचाना है, तो मनुष्य को बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कवि को घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है नौकर, सी ऑप्शन है बूढ़ा वृक्ष, डी ऑप्शन है बूढ़ा आदमी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था, तो बूढ़ा वृक्ष मिलता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? ए ऑप्शन है धनहीनता से, बी ऑप्शन है भूकंप से, सी ऑप्शन है लुटेरों से, डी ऑप्शन है झंझट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, तो घर को लुटेरों से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कविता में देवी का जागरण कहाँ हुआ? ए ऑप्शन है बाजार में, बी ऑप्शन है गरीब बस्तियों में, सी ऑप्शन है शहर में, डी ऑप्शन है कस्बे में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कविता में देवी का जागरण कहाँ हुआ, तो गरीब बस्तियों में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? ए ऑप्शन है मौत से, बी ऑप्शन है पेड़ पौधे से, सी ऑप्शन है पर्यावरण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अज्ञा का मूल निवास कहाँ था? ए ऑप्शन है करतारपुर, बी ऑप्शन है मिर्जापुर, सी ऑप्शन है प्रतापपुर, डी ऑप्शन है राजपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञा का मूल निवास कहाँ था, तो करतारपुर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किससे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? ए ऑप्शन है राजतंत्र को, बी ऑप्शन है सामंतवाद को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किससे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, तो राजतंत्र को और सामंतवाद दोनों से कही गई है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पंत जी किस युग के कवि थे? ए ऑप्शन है भारतेंदु युग के, बी ऑप्शन है रीति युग के, सी ऑप्शन है छायावादी युग के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंत जी किस युग के कवि थे, तो ये छायावादी युग के कवि थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ऐनी का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है करोड़ों, बी ऑप्शन है खजाना, सी ऑप्शन है तालाब, डी ऑप्शन है आंख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐनी का अर्थ क्या होता है, तो ऐनी का अर्थ खजाना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है दक्षिण फ्रांस में, बी ऑप्शन है कनाडा में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। तो जो रोन नदी है ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि जीत जीत में निरखत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है साक्षात्कार है, डी ऑप्शन है कविता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये साक्षात्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। ए ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, बी ऑप्शन है राम नाम के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि लेखक काव्यों में साथ क्या ले गए थे। ए ऑप्शन है 3-4 पुस्तकें, बी ऑप्शन है हारमोनियम, सी ऑप्शन है हिंदी टाइपराइटर, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक काव्यों में साथ क्या ले गए थे। तो 3-4 पुस्तकें ले गए थे, हारमोनियम ले गए थे, हिंदी टाइपराइटर ले गए थे, यानी इनमें से सभी ले गए थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। ए ऑप्शन है मुंबई में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है जयपुर में, डी ऑप्शन है कलकत्ता में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। तो कलकत्ता में करता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ए ऑप्शन है एफिल टावर, बी ऑप्शन है अविन्यो, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो एफिल टावर और अविन्यो दोनों रहा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया। तो महात्मा गांधी जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है यूनान, डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो भारत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे। ए ऑप्शन है भगवान श्री राम के, बी ऑप्शन है भगवान शिव के, सी ऑप्शन है भगवान कृष्ण के, डी ऑप्शन है भगवान विष्णु के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिनयों में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है वसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अभिनयों में कब रंग समारोह होता था। तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। ए ऑप्शन है सादिक हुसैन, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है अली बख्श खां, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। ए ऑप्शन है 2,
बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, तो 3 मछलियां खरीदी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगस ने, बी ऑप्शन है जनरल कनिंघम ने, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जो है ये जापान में है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि रसखान को किसने शिक्षा दी थी। ए ऑप्शन है गोकुलनाथ ने, बी ऑप्शन है गोरखनाथ ने, सी ऑप्शन है विट्ठलनाथ ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान को किसने शिक्षा दी थी, तो विट्ठलनाथ ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। ए ऑप्शन है युद्ध में, बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है लापरवाही में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत की, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं, तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। ए ऑप्शन है 20 के दांत, बी ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का पात्र है, तो जो खोखा है ये 20 के दांत कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन है लू से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, तो लू से हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है फुल बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है गांव में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो जो सच्चा भारत होता है ये गांव में बसता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर।
45 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मानवता की, बी ऑप्शन है प्रेम की, सी ऑप्शन है पौरुष की, डी ऑप्शन है पशुता की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है। तो जो नाखून है ये पशुता की प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि जार शाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जार शाही कहाँ थी। तो जो जार शाही थी ये रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि लाल शत्रुज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल शत्रुज क्या था। तो लाल शत्रुज ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है देवी नदी, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और हमारे वेबसाइट पे सामाजिक विज्ञान का टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप नहीं दिए हैं तो जल्दी जाइए और सामाजिक विज्ञान का टेस्ट दीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।